मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम जो 1860 से लेकर के 1900 के बीच का जो पीरियड है, जो सेगमेंट है, जिस दौरान हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस कर लिया है, मॉडरेट भी कर लिए हैं, उस दौरान हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स क्या हुई, लॉ के आस्पेक्ट में, एक्ट्स के आस्पेक्ट में क्या डिलीवर हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से और भारत ने क्या मांगा। देखिए, हमने चार्टर एक्ट पहले डिटेल में डिस्कस किए हैं 1858 तक। आज एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की सीरीज़ में। तो इन्हें आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के तौर पर देखिए और आज के इस एक्ट के साथ शुरुआत होगी एक नए तरह की सरकार की, जिसे कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की सीरीज़ में हम एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और दूसरा हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये प्रक्रिया चलती रहेगी 1909, 1919, 1935। इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का कंसेप्ट भारत में ग्रेजुअली आता चला जाएगा। 1861 और 1892 के एक्ट आज कवर हो जाएंगे। इनके तहत आपको पता लग जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है लेजिस्लेचर, कितनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जीक्यूटिव, कैसे अधिकार आज जो आपकी संसद में हैं हमें मिले और कैसे आज की आपकी सरकारें लोकतांत्रिक कहलाई जाती हैं, क्योंकि वह संसद और विधानसभाओं के प्रति जवाबदेह हैं। ये सारी चीज़ें हमें यूं ही नहीं मिल गई, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़े हैं और उन्हीं प्रयासों के नतीजे में ये हमें मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो इस एक्ट का नाम, इसका टाइटल बहुत लंबा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। लेकिन अगर मैं आपके सामने इसका पूरा नाम पढ़ूं तो उसमें ही एक्ट का जो मेन स्पिरिट है वो एक्सप्रेस हो जाती है और नाम है एन एक्ट टू मेक बेटर प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन of the Council of the General of India and for the local government of several presidencies and provinces of India and for the temporary government of India in the event of a vacancy in the office of Governor General। यानी कि ये काउंसिल में सुधार करना चाहता है गवर्नर जनरल की, ये एक्ट गवर्नर जनरल की काउंसिल में सुधार करने की बात कर रहा है। ये लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ सेवरल प्रेसिडेंसी और प्रोविंसेस में सुधार करने की बात कर रहा है और अगर कहीं गवर्नर जनरल ना रहे तो जो टेम्प्रेरी गवर्नमेंट रहेगी उसकी जगह पे, उसकी बात कर रहा है। तो काउंसिल यानी कि सेंट्रल लेवल पे और लोकल गवर्नमेंट्स यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे, इन दोनों के विषय में ये बात करेगा। चलिए चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, क्या मिला। देखिए, आप सब ये समझते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसे कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अभी भारत सरकार के द्वारा ये माना गया है कि जो पैका रेबिलियन है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ऐसे में 1857 के रिवॉल्ट से अंग्रेज़ों के सामने कुछ निकल करके आया। वो क्या निकल करके आया? सबसे पहली चीज़ जो ब्रिटिशर्स के सामने निकल करके आई वो ये थी कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग डिसकॉन्टेंट पिछले 100 ईयर्स से था, 1757 से, जब से ब्रिटिशर्स ने प्लासी जीती थी। लेकिन उस डिसकॉन्टेंट को ब्रिटिशर्स के पास ऐसी कोई मशीनरी ही नहीं थी कि वो भांप सके, समझ पाएँ, क्योंकि अब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में जो रूल कर रहे थे वो बहुत ही नॉन कोऑपरेशन अप्रोच के साथ कर रहे थे। मतलब इंडियंस की उस पॉलिसी मेकिंग में, उस गवर्नमेंट में कोई से नहीं थी, कोई कोऑपरेशन या सहभागिता नहीं थी। इसलिए अंग्रेज़ों के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म ही नहीं था कि वो ये समझ पाएँ कि भारत भर में अंग्रेज़ी शासन के ख़िलाफ़ किस तरह की भावना चल रही है। अगर ऐसा कोई आउटलेट इंडियंस को प्रोवाइड किया गया होता तो हमें इस डिसकॉन्टेंट के पहला ही पूर्ण अनुभूति होती, पहले ही पता चलता, तो हम इसे इतनी बड़ी म्यूटिनी और रिवॉल्ट में बदलने से रोक सकते थे, पहले ही कुछ चीज़ें, कुछ कंसेशंस प्रोवाइड करके। ये पहली चीज़ थी। इनको बड़े लेवल पर कुछ दिग्गज भारतीय एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ और जिन्हें आप कह सकते हैं द इम्पॉर्टेंट ल्यूमिनरीज़, उनके द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए, जिनमें सबसे पायनियर पर्सन थे सर सैयद अहमद ख़ान। उनके द्वारा सुझाव ये दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि भैया आपको इंडियंस को कॉपरेट करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में। जब तक भारतीयों की सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक आपके द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनके बदले में लोगों का रिस्पांस क्या है ये आपको कभी जानकारी नहीं मिलेगी। नीतियाँ भी कभी भी पूरी तरह से उन लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा लोग मांग क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं। ऐसे में आप इंडियंस को रिप्रेजेंट करवाएं अपनी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ में और एक रिप्रेजेंटेशन का दौर शुरू करें। ये थी अंग्रेज़ों के मन में यह बात थी कि अगर इंडिया में एक सिक्योर गवर्नमेंट हमें चलानी है तो उस गवर्नमेंट को सिक्योर करने के लिए हमें
एक लेवल पर अब इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए, अदरवाइज़ अब यहाँ पर शासन इतने लंबे समय तक चला पाना मुश्किल हो जाएगा अगर इंडियंस को हम सिक्योर नहीं करेंगे। एक ज़बरदस्त नीड फील हुई एक ऐसे ऑपरेटर्स की जो सेफ्टी वॉल्व का काम करे, जो कि इस तरह के जो फोर्सेस हैं, जो एनर्जीज़ हैं, जो प्रेशर्स हैं बन रहे हैं, उनके ऊपर एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करें कि वो उन्हें थोड़ा थोड़ा आउटलेट प्रोवाइड करता रहे, ताकि वो जो प्रेशर है, वो जो फोर्सेस हैं, वो एनर्जीज़ हैं, वो सिस्टम की सभी पाइप्स, सभी नलियों को फाड़ ना दे। ऐसे में उनका रिसाव लगातार होता ही रहे और उसके लिए एक आउटलेट देना चाहिए जहाँ पर लोग डेलिब्रेशंस कर सकें, डिस्कशंस कर सकें, डिबेट्स कर सकें और अपनी चीज़ों को सामने रखें, सरकार को भी आकलन होता रहे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। 1857 का विद्रोह होता ही क्यों है, और वो जब हुआ तो कुछ दिखा, क्या दिखा? देखिए, विद्रोह का एक कारण यह भी माना गया कि उन सैनिकों को जिन्होंने विद्रोह किया उनको नेचुरली जो किसानों का समर्थन मिला, जो कंट्री साइड लोगों का समर्थन मिला, वो इसलिए भी मिल गया था क्योंकि अंग्रेज मानते थे कि जो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है इंडिया की, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स हिंदू और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, वो मेन कल्प्रिट हैं इस रिवॉल्ट के लिए। और कारण यह है कि हमने जो सेकुलरिस्ट यूटिलिटेरियन मेजर्स इंडिया के लिए लाए थे वो इनको स्वीकार नहीं हुए। जैसे हमने सती का एबोलिशन कर दिया था, जैसे हमने यहाँ पर 1856 में विडो रीमैरिज का प्रोविज़न लेकर के आए, जैसे हमने लड़कियों के एजुकेशन के प्रोविज़न्स किए। ये भारतीय ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ को, जिनको वो लोग ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ कहते थे, कि मुस्लिम और हिंदुओं दोनों को पसंद नहीं आया और ये मिली जुली इनकी कॉन्स्पिरेसी थी। इन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ इस तरह का विद्रोह में समर्थन किया है। तो ऐसे में आप देखेंगे लंबा समय बीत गया, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ से सबक लेते हुए लगभग 30-35 साल तक कोई नया इस तरह का सोशल लॉ लेकर के नहीं आए। जैसे 1856 में लास्ट अगर आप देखें तो विडो रीमैरिज का कानून आता है, फिर 1890s में जाकर के कंसेंट ऑफ द एज एक्ट आता है, जिसके तहत जो कंसेंट के लिए जो एज है लड़की की, वो बढ़ा के 10 से 12 साल कर दी गई थी। लेकिन इतने लंबे समय तक बीच में फिर कोई कानून और लाया नहीं गया। ऐसा माना गया कि अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं करनी है सोसाइटी और कल्चर में, रिलीजियस मैटर्स में, वरना इस तरह के आउटबस्ट आते रहेंगे। और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि भारत अभी सेकुलर और यूटिलिटेरियन मेजर्स के लिए तैयार नहीं है, भारत ऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि भारतीयों के सामने भी कुछ चीज़ें उभर करके आईं। वो क्या चीज़ें उभर करके आईं? देखो, भारतीयों के सामने ये निकल करके आया कि वो 1857 के रिवॉल्ट से ये उम्मीद कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को खदेड़ करके भारत में फिर से एक सत्ता स्थापित की जा सकती है, और वो सत्ता स्थापित करने की जिम्मेदारी उन्हीं पुराने बहादुर शाह ज़फ़र को, जिसे बहादुर शाह 2 कहते हैं, मुग़ल बादशाह को फिर से वही अथॉरिटी दी। वही जितने भी रीजनल रूलर्स के तौर पर जो मेन थे, जैसे कि लक्ष्मीबाई की बात हम करें, तांत्या टोपे की बात करें, मौलवी अहमदुल्ला की बात अगर हम करें, और उसके बाद अवध की जो बेगम्स हैं उनकी बात करें, तांत्या टोपे की बात करें, उनको ऐसा लगा कि ये सब लोग वापस से एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ करके। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट ने भारतीयों को भी एक सबक सिखाया, क्योंकि बहुत से ज़मींदार, बहुत से राजा, बहुत से तालुकदार 1857 रिवॉल्ट से या तो बाहर रहे या उसे सप्रेस करने का काम किया। तो भारत के सामने भी अब ये जाहिर हो चुका था कि ये ओल्ड डेकेडेंट सिस्टम जो ख़त्म हो चुका जर्जर सिस्टम है, ये अब नई ज़माने के नए एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो ट्रेडिशनल बॉन्डेज थे सोसाइटी के, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था, वो भी कहीं ना कहीं वीक पड़ गया। ऐसे में एक नए समाज का उभरना तो नेचुरल था, और वो उभरा है बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के अप्रोच आउटलुक के साथ, और वो था न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। तो न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस का जन्म हुआ, उन्होंने लीड ली है इस समय में, और लोगों को उनमें होप नज़र आनी शुरू हुई। तो उनके आ जाने से भी रिफॉर्म्स का आ जाना तय है, क्योंकि वो नए तरह से पॉलिटिक्स करना चाहते थे। वो नई मॉडर्न सोसाइटी को नए लेवल से एक डेमोक्रेटिक पाथ पर ले जा कर के, लिबर्टी के कंसेप्ट के बेसिस पर एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल नॉर्म, पॉलिटिकल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर के प्रोसेस के तहत देश को चलाना चाहते थे। इसलिए उनके तरफ से वैसी ही मांगे रखी गई, और इसलिए फिर सरकार के अब कानून भी वैसे ही बन करके आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होकर के आई। अगला, नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ही थे 1857 के रिवॉल्ट के समय। 1856 से लेकर के आगे लॉर्ड कैनिंग का समय था, और लॉर्ड कैनिंग ही हैं जो भारत के
गवर्नर जनरल भी थे, लेकिन भारत के पहले वाइस रॉय भी बने हैं। वो मैं समझा दूंगा कैसे बने हैं। नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग कुछ वादे करते हैं। वो क्या वादे हैं? जब वो प्रोक्लेमेशन रीड करते हैं, प्रोक्लेमेशन किसकी है? तो क्वीन प्रोक्लेमेशन, जो रानी है, रानी की जब घोषणा वो पढ़ते हैं यहाँ पर, तो वो क्या पढ़ते हैं? वो ये कहते हैं कि अब तक जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉलो की हुई है, यानी कि जो टेरिटोरियल कॉन्केस्ट हम करते थे, जो अनेक्सेशन की पॉलिसी थी, किसी के राज्य छीन लेना, वो हम नहीं फॉलो करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि भाई हम किसी तरह से भी आपके धार्मिक सामाजिक मामलों में दखल नहीं करेंगे, जैसा कि गोद लिए हुए पुत्र को, राजा के गोद लिए हुए पुत्र को आगे उसके किंगडम के वेस्टेड अधिकार नहीं होते थे कि वो उस किंगडम को वेस्ट कर जाएगा, लेकिन अब वो अधिकार हैं। अगर आप लेजिटिमेट हीयर अडॉप्ट करते हैं तो आपको ये अधिकार मिलेगा। शर्त ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि मृत्यु पर्यंत जो आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है वो क्राउन है, वो ब्रिटेन है। अगर आप ये मानते हैं, अगर अपनी स्वामी भक्ति, अपनी एलिजियंस रखते हैं इस प्रति, तो फिर आपके साथ हमें कोई समस्या नहीं, आप अपनी टेरिटरी को चलाइए, हमें कोई बात नहीं, आपको ब्रिटिश पैरामाउंट्स ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये वो मेन कारण माने गए थे इनके द्वारा जिसकी वजह से इनको लगता था कि विद्रोह हुआ है। एक तो दत्तक पुत्र का अधिकार ना मिलना, यानी कि एडॉप्टेड सन को, लीगल हेयर को अधिकार ना मिलना, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसे ख़त्म किया गया। दूसरा, इन्हें लगता था धर्म परिवर्तन की जो चीज़ें चल रही हैं देश भर में, उसको इन्होंने कंटेन किया, रोका क्रिश्चियनों के द्वारा जो मिशनरी एक्ट हो रहे थे। तीसरा, इन्होंने जो सामाजिक नियमों में, कल्चरल नियमों में कानून ला ला के परिवर्तन कर रहे थे, उसको रोक दिया, मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ा जो खेल इस समय में हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने ये देखा कि भाई इस विद्रोह को दबाने में बड़े लेवल पर हमारा साथ उन लोगों ने दिया जो राजा रजवाड़े परिवार हैं, ज़मींदार सेक्शन है। तो इसलिए इन्होंने देखा कि ये एक इफ़ेक्टिव ब्रेक वाटर्स के तौर पर काम करते हैं। ये उस बांध की तरह हैं जो कभी भी फ्लड की सिचुएशन में हमें बचा लेंगे, उसे रोक लेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक डेलिब्रेट पॉलिसी फॉलो की, रूलर्स की सपोर्ट को एनलिस्ट किया, उसे अपने समर्थन में लिया, और अपनी जो भी प्रेसिडेंसीज़ भारत में होती थी, चाहे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसको इंटरपर्स करके रख दिया। यानी कि हर प्रेसिडेंसी के बीच से निकल रहे हैं लगभग 560 रियासतों के एनक्लेव। तो 560 किंगडम के एनक्लेव्स क्रिएट करके रखे कि कहीं से भी अगर किसी तरह की भी इस तरह का डिसकॉन्टेंट फूटने लगेगा, इन रियासतों की समर्थन के साथ हम उसे दबाने का काम कर देंगे। आज़ादी तक आपको ये रियासतें एज इट इज़ मिलती हैं। तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये एक टूल था भारतीय क्रांति की आवाज़ को दबाने की दिशा में, जिसके तहत पे उन्होंने इन एनक्लेव से पूरे भारत को बांट दिया और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, इंटीग्रिटी में रखा, किसी तरह से टूटने बिखरने नहीं दिया। ये उनका उद्देश्य था। इसलिए भी वो ये चाहते थे कि कुछ इस तरह के कानून और प्रावधान लाए जाएं जिसमें एक फीलिंग दे दी जाए भारतीयों को कि आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सरकार की नीतियां बनाने में, सरकार के अपरेटस में, लेकिन जगह हम असल में उनको देंगे जिन्हें हम सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे ज़मींदार है, रूलर है, प्रिंसेस हैं, उनके मुनीम और मुंशी लोग हैं। ऐसे में वो एक स्ट्रॉन्ग बुलवार्क के तौर पर, एक समर्थक के तौर पर हमारे साथ और जुड़ेंगे और हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह की भी उनकी एक सोच हुआ करती थी। आई बात समझ में? अब ये सारी बातें एग्जिस्ट कर रही हैं ग्राउंड के तौर पर, और ऐसे में आपके सामने आना है 1861 का कानून। 1861 का कानून समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड की चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है? देखिए, भारत है, भारत में आप व्यापार करने के लिए आए ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर। आने के बाद आपने अपने उसी व्यापार के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ से बहुत ही औने पौने दाम पर रॉ मटेरियल लेना चाहा, फिनिश्ड गुड्स लेनी चाहिए। इसके लिए आपने देखा कि यहाँ के लोगों पे आपको अधिकार जमाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल करना होगा। तो आप इकोनॉमिक और ट्रेड पर्पस से आए, कमर्स पर्पस से आए, लेकिन यहाँ पर आपने पॉलिटिकल गेन करना शुरू कर दिया, ज़मीनें हथियाने लगे, आपसी रजवाड़ों की दुश्मनियों का फ़ायदा उठाया, भाई भाई के दुश्मनी का फ़ायदा उठाया, और आप उनके बीच घुसे और आपने इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल कर लिया। इस पॉलिटिकल कंट्रोल के बाद अब यहाँ पर जो चीज़ निकल के आ रही है वो क्या है कि अगर आप एक जगह पर हैं तो नेचुरली आपको एडमिनिस्टर तो करना ही पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ तो मशीनरी देनी पड़ेगी। भारत में जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे वो प्रोविंशियल लेवल पर जो 3 प्रोविंसेस हैं, चाहे वो बंगाल प्रेसिडेंसी है, प्रोविंसेस कह रहा हूँ, प्रेसिडेंसी, चाहे वो बंगाल है, चाहे मद्रास है, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, नेचुरली यहाँ पर कोई तो गवर्निंग अथॉरिटी होगी, वो गवर्नर हो गया। और अल्टीमेटली गवर्नर, इन तीनों गवर्नर में जो बंगाल का गवर्नर है वो गवर्नर जनरल हो गया, वो ज़्यादा शक्तिशाली है बाकी गवर्नर से।
और गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए, सुझाव देने के लिए कि गवर्नर जनरल कहीं अपने आप में ही एब्सोल्यूट और सुप्रीम ना हो जाए, तो एक काउंसिल बना दी जाती थी, उसकी परिषद, काउंसिल के कुछ मेंबर भी हुआ करते थे। तो गवर्नर जनरल और डिफरेंट प्रेसिडेंशियल गवर्नर, तो गवर्नर इन काउंसिल मिल करके कानून भी बनाते थे और उन कानूनों को लागू भी करते थे। यानी कि 1833 के कानून की अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो 1833 के कानून तक क्या हो रहा है उसे समझना है। चार्टर एक्ट 1833 तक क्या हो रहा है, फिर आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए अब हुआ क्या करता था कि चार्टर गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो मैं उदाहरण सेंटर का लेके चल रहा हूं। तो गवर्नर जनरल की एक काउंसिल है। आज की डेट में अगर आप बात करें भारत की, तो मान लीजिए कि आपके सामने एक बॉडी के तौर पर एक इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसको हम कह देते हैं पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की मैं बात करूं तो इसे हम कह देते हैं संसद। अब ये संसद का काम क्या है? देखिए आप लोगों ने वोट डाला, वोट इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हुआ, आपने वोट डाल करके मेंबर पार्लियामेंट बनाए। ये मेंबर पार्लियामेंट जाके बैठे पार्लियामेंट में, जिस भी किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी मेंबर पार्लियामेंट है वो इसी पार्लियामेंट में प्रूव करेगी कि हमारे पास मेजॉरिटी में एमपी हैं। इसकी वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो सरकार बना लें। सरकार बनाने का मतलब ये है कि वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी है उसके लगभग 15% की स्ट्रेंथ के बराबर के लोग, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% के बराबर के लोगों को आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज देंगे, मंत्रालय देंगे काम करने के लिए, जो लोग मिल करके एक बॉडी फॉर्म करेंगे। इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव को ही हम देसी भाषा में कह देते हैं सरकार। तो मुद्दे की बात यह है, एक संसद है, पार्लियामेंट, इसका काम है लॉ मेकिंग, यानी कि इसका काम है लेजिस्लेट करना। तो ये लेजिस्लेचर हुई, ये बात क्लियर हुई। और उसी संसद से अगर आप मेजॉरिटी प्रूव कर रहे हैं तो आप होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डिप्टी मिनिस्टर तीनों होते हैं। और ऐसे लगभग 20 से 25 हमारे देश में मंत्रालय हैं। हर मंत्रालय में ये तीनों होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर 25 को 3 से कर लें तो लगभग 75, तो 70-75 के अराउंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिसे मंत्री परिषद कहते हैं। इन्हीं को हम सरकार, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकार है। तो ये क्योंकि लेजिस्लेचर के द्वारा लेजिस्लेट किए गए सारे कानूनों को देश भर में एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, लागू करने का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव हो गए, माने ये सरकार हो गए। तो ये सरकार है, यानी कि एग्जीक्यूटिव है माने कि कार्यकारिणी है, इसे कहते हैं कार्यकारिणी, कार्यपालिका। और ये कानून बनाती है, लेजिस्लेचर है माने विधायिका। तो एक विधायिका है, कार्यपालिका है, एक विधायिका है, कार्यकारिणी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। और आज की डेट में आप ये मैं बनी रहने दूंगा फिगर, आपकी एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, माने कि लोकसभा को आंसरेबल है आपकी सरकार। ऐसा सिस्टम तो तब नहीं हुआ करता था, क्योंकि इसे तो अचीव करने में हमें बहुत समय लग गया। अब होता क्या था कि गवर्नर जनरल की अपनी एक काउंसिल है। देखिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड यूज़ हो रहा है ना, तो 1833 के कानून की बात करूँ, गवर्नर जनरल की काउंसिल है। इसमें अब क्या है, एक तो गवर्नर जनरल है प्लस 3 उसके मेंबर्स हैं, तो गवर्नर जनरल काउंसिल टोटल 4 हो गए। आई बात समझ में? एक गवर्नर है, 3 उसमें मेंबर हैं। इसमें एक चौथा मेंबर ऐड किया गया था 1833 के एक्ट के तौर पे, +1 एक ऐड किया गया था। वो कौन था? लॉ मेंबर के तौर पर टीबी मकॉले, थॉमस बबिंगटन मकॉले ऐड किया गया था एज ए लॉ मेंबर 1833 में। ठीक है, अब हुआ क्या, उसमें एक शर्त लगा दी। शर्त यह है कि ये गवर्नर जनरल की काउंसिल जब लॉ मेकिंग बॉडी के तौर पर, मैंने मान लीजिए कि ये मंडे को मिली है और मंडे की बैठक में इसने कानून बनाने का काम किया है, लेजिस्लेशन का काम किया है, तो उस दिन तो ये चौथा मेंबर आया करेगा। लेकिन मंडे को कानून बन गया है और अब ट्यूसडे को वही कानून एग्जीक्यूट करने का काम होना है, मतलब यही बॉडी अब सरकार का काम करेगी। उस दिन ये लॉ मेंबर यहाँ नहीं रहेगा। मतलब ना चाहते हुए भी 1833 के एक्ट में एक तरह का फ़र्क पैदा हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, सिर्फ और सिर्फ लॉ मेंबर के ऐड होने की वजह से, कि जिस दिन हम कानून बनाने का काम करेंगे उस दिन भैया तुम आओगे, और जिस दिन हम कानून बनाने का नहीं, कानून लागू करने का सरकारी कार्य करेंगे, उस दिन तुम्हारी दखलंदाजियाँ नहीं होंगी। आई बात समझ में? इसका मतलब आप विभाजन कर रहे हो एक तरह का,
आप ये चेक कर रहे हो कि भाई क्या हो रहा है, एक दिन लेजिस्लेशन हो रहा है, एक दिन लॉ हो रहा है, और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसे कहते हैं संविधान सभा, जिस पर जिम्मा था संविधान बनाने का। लेकिन देश आज़ाद 1947 को हो गया। अब इसकी वजह से देश चलाना भी तो है। वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये मैंडेट दिया गया कि अंतरिम सरकार के तौर पर, इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये लेजिस्लेचर का वर्क करेगी, कानून बनाने का काम करेगी। संविधान सभा अगर मंडे को मिलती है तो वो कानून बनाती थी और उसके द्वारा बनाए कानूनों को अंतरिम सरकार लागू करती थी, इंटरिम गवर्नमेंट। आई बात समझ में? और यही जब ट्यूसडे को मिलेगी तो ये संविधान बनाने का काम करेगी। उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, उस दिन संविधान सभा का काम करेगी। वही लोग उस दिन मिल रहे हैं, कोट पैंट बदल के आ गए हैं बस, और अब चुप करके संविधान बनाने का काम हो रहा है। लेकिन एक दिन पहले जब मिले थे तो वही लोग, सेम लोग हैं, लेकिन उस दिन कानून बनाने का काम हो रहा है देश के लिए। उसका देश भी तो चलाना जरूरी था। इस तरह से संविधान बनता गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के साइन हो गए। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने का काम संपन्न कर दिया, तो संविधान तो बन गया। लेकिन उसके बाद भी ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे तो काम करती रही जब तक पहले चुनाव नहीं हो गए थे 1952 में, आम चुनाव। क्योंकि 1952 में पहले आम चुनाव हुए ना भैया, तब तक देश को कोई ना कोई विधायिका तो चाहिए थी ना, कोई जहाँ से कानून बन के आए। तो वही बॉडी वो काम करती चली गई। इसलिए फिर पहली, अगर आप देखें तो पहली पॉपुलर गवर्नमेंट जो आपको मिलती है और पहली लेजिस्लेचर जो मिलती है वो 1952 के जनरल इलेक्शन से मिलती है। और फिर देश के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नेहरू माने गए हैं। वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 1952 में बने हैं, समझ आई? लेकिन उसके पहले भी वो प्राइम मिनिस्टर है, वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। इट वाज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ऐसा देश में हुआ है पहले भी। इससे पहले ये सिस्टम चल रहा था कि वही गवर्नर जनरल की काउंसिल है, एक दिन मिल रही है तो लॉ मेकिंग का काम हो रहा है, लेजिस्लेशन एक दिन मिल रहे हैं तो भैया वो लॉ मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। सॉरी, उस दिन वो लॉ एग्जीक्यूशन का काम कर रहे हैं, उस दिन ये लॉ मेंबर नहीं आ गया। एक बुनियादी सा फर्क यहाँ पर आ गया। इतनी बात समझ आई? 1833 के कानून का ये प्रावधान इंपॉर्टेंट प्रावधान था। मैं अभी प्रूव करूँगा जब मैं 1861 का एक्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसी एक्ट को बाय एंड लार्ज एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मतलब इसी प्रोविज़न को बाय एंड लार्ज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के अंदर पूरी तरह से लागू करने का काम पहली बार 1861 का कानून करता है, 1861 का लॉ करता है। वो अभी हम जिक्र करेंगे। एक चीज़ और जिक्र करनी, वो क्या? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। ऐसा माना गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में अंग्रेज़ों के बिहाफ पर शासन कर रही थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार के सभी अधिकार 1833 के कानून से ले लिए थे। कि वो जो उसे एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिला हुआ था 1813 में तो ले लिए थे सारे, लेकिन चाइना के साथ और चाय के मामले में वो ट्रेडिंग राइट अभी भी एक्सक्लूसिवली बचा था। लेकिन 1833 के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त कर दिया पूरी तरह से व्यापार से, उससे सारे ही राइट्स ले लिए, चाइना वाला और चाय वाला भी, और उसे कह दिया पूरा शासन देखो। ऐसे में ये कहा गया कि पूरे भारत को लगभग एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट दिन मिलनी ज़रूरी है। इसलिए उस समय में भारत के अंदर, यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी में गवर्नर हैं, गवर्नर की अपनी काउंसिल है, और तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर काउंसिल्स को अपने लेवल पर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने की आज़ादी है। लेकिन 1833 के इस एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कानून बनाने की, यानी कि लेजिस्लेट करने की ताकत ले ली गई थी, और वो सारी ताकत दे दी गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी को। यानी कि 1833 के एक्ट के साथ ही सेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर कर दिया गया था, और कानून बनाने की शक्तियाँ मद्रास और बॉम्बे से लेकर के दे दी गई थी किसको? बंगाल प्रेसिडेंसी को। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उस समय में एक नियम बनाया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से एक एक नुमाइंदा जाकर के रिप्रेजेंट होगा कहाँ पर? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, जब देश भर के लिए कानून बनाने की बात होगी। आई बात समझ में? वहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। मतलब जब देश के स्तर पर कानून बनाने की बात हो रही है तो बंगाल प्रेसिडेंसी की वो लेजिस्लेटिव बॉडी एक लेवल पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर नज़र आ रही है, जिसे हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर समझ सकते हैं। और उस समय में ऐसा माना गया कि 4 लोगों को रिप्रेजेंट होना है। एक रिप्रेजेंटेशन होनी है बॉम्बे से, एक रिप्रेजेंटेशन होनी है मद्रास से, एक रिप्रेजेंटेशन खुद बंगाल प्रेसिडेंसी से ही होनी है, और एक रिप्रेजेंटेशन होनी है यूनाइटेड प्रोविंस से। इस तरह से 4 मेंबर आएंगे
और 4 मेंबरों की सम्मिलित होकर के देश के स्तर पर जो कानून बनना है उस कानून बनने की प्रक्रिया चलेगी। आई बात समझ में? ये 1833 के कानून में ये प्रावधान रखा था, इसके नकारात्मक असर हुए वो मैं अभी बता देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या, 1861 के एक्ट तक कुछ चीज़ें देखी गई। क्या देखी गई? सबसे पहली चीज़ ये देखी गई कि वो जो लेजिस्लेचर बनाई गई है देश के स्तर पर, जिसे आप बंगाल के लेवल पर लेजिस्लेचर के तौर पर देख रहे हैं, वो लेजिस्लेचर खुद को इतनी शक्तिशाली बना चुकी थी कि वो पूरी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के पैमाने पर ही काम करने लगी थी। वही फॉर्मेलिटीज़, वही प्रोसीजर्स, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसकी वजह से उन सारी फॉर्मेलिटीज़ को पार कर जाने के बाद कानून बनने में बहुत विलम्ब होता था, डिले होता था, और वो कानून जितनी देर से बनता था फिर उतनी ही देर से लागू होता था। इसकी वजह से माना गया कि एक तरह का पॉलिसी लैप्स चल रहा है और कानून बन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अनड्यू प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट फैशन पे वर्क कर रहे हैं। दूसरा आरोप इन पर यह लगा, जैसे आज की डेट में हमारी पार्लियामेंट का चेक है हमारी एग्जीक्यूटिव पे। अगर कोई कानून आप लेकर के आए, आज CAA लेकर के आए, तो आपको जवाब तलब किया गया, संसद के अंदर आपको जवाब देने पड़े। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आज से कुछ साल पहले लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, आपको संसद में जवाब देना पड़ा। आधार एक्ट लेकर के आए, संसद में जवाब देना पड़ा, क्योंकि मतलब संसद जो है वो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाती है अपने प्रति। और संसद में अगर आपके पास पूरी फिगर्स हैं तो ही आप सरकार में भी रह सकते हैं। अगर लोकसभा में किसी पार्टी की मेजॉरिटी चली जाती है तो वो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का दर्जा भी खो देते हैं, एग्जीक्यूटिव भी नहीं रह पाएंगे। ऐसे में आपको सभी शक्तियों का जन्म संसद से हो रहा है, खास तौर पे लोकसभा से हो रहा है। और लोकसभा देश के बिहाफ पर आपसे सवाल जवाब करती है, आपको सारी रिपोर्ट्स वहाँ पुटअप करनी पड़ती हैं, चाहे वो कैग की रिपोर्ट है, चाहे किसी की भी रिपोर्ट है, और आप की पॉलिसीज़ को वहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने का, कंडेम करने का पूरा अधिकार है। आपसे क्वेश्चन आवर में और बाकी समय में सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। आपको सारा जवाब देश को संसद के माध्यम से देना पड़ता है। मतलब एक तरह से हमने लेजिस्लेटिव बॉडी के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू और राज्यों में विधानसभा के थ्रू जनता ने सरकार को निरंकुश होने से रोक रखा है, उस पर चेक रखा है। पार्लियामेंटेरियन उनसे सवाल करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सिस्टम था। ऐसा माना गया कि ये जो लेजिस्लेचर बनी है उस समय में, ये लेजिस्लेचर भी एक तरह के पार्लियामेंट के तौर पर काफ़ी शक्तिशाली खुद को करके एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख रही है। एग्जीक्यूटिव के कामकाज को दबाने का काम कर रही है। मतलब गवर्नर जनरल ही एग्जीक्यूटिव के तौर पे मिल रहा है तो सरकार के तौर पे काम कर रहा है, और गवर्नर जनरल लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। लेकिन लेजिस्लेचर के तौर पर जब वो काउंसिल काम कर रही है, ऐसा माना गया था, तो वो गवर्नर जनरल की शक्तियों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो ब्रिटिश सरकार जो काम करना चाहती है इंडिया के अंदर, उस पर अड़ंगे लगा रहे हैं, दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, आलतू फालतू के सवाल करके, ऐसा माना गया। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी ये चीज़ मानी गई कि भाई बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो प्रोवाइड की जानी ज़रूरी हुआ करती थी होम गवर्नमेंट को, जो होम गवर्नमेंट कहाँ है, ब्रिटेन में। लेकिन ये लेजिस्लेचर इन बातों की अनुमति नहीं देती थी कि ये जानकारियाँ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी चीज़ें होम गवर्नमेंट तक पहुँचाई जाएँ, कोई मसला नहीं बनता। तो होम गवर्नमेंट को अपनी सॉवरेनिटी हार्म होते नजर आई। अगला यहाँ पर यह पाया गया कि बहुत सारी ऐसी सीक्रेट चीज़ें और सीक्रेट रिपोर्ट्स होती थी जो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक रहनी जरूरी थी, सरकार तक। लेकिन ये लेजिस्लेचर उन सीक्रेट रिपोर्ट्स और उन एक्ट को भी जस्टिफाई करने को और प्रेजेंट करने को, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने को कहती थी, जो कि शायद नहीं किए जा सकते थे। होम गवर्नमेंट को भी टेंशन हुई कि ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करने को ये कहेंगे तो फिर तो जिन आधार पर हम देश में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा तो यही है, कॉलोनी बनाना है इंडिया को, यहाँ से बेनिफिट लेने और कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें भी एक नकारात्मक चीज़ के तौर पर उभर करके आई अंग्रेजी सरकार के सामने ही, कि लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट की तरह बिहेव कर रही है, गवर्नर जनरल को एनक्रोच कर रही है, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सप्लाई हुआ करती थी उसको रोक रही है, हमें नहीं दे रही, और जो भी सीक्रेट एक्ट तक भी हो रहे हैं गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव के, उनको भी रिपोर्ट पुटअप करने को कह रही है, अपने आप को असर्ट कर रही है, जवाब तलब कर रही है। ये ठीक चीज़ नहीं बनती है। इस तरह से गवर्नर जनरल ओवरबर्डन्ड हो गया, अपना काम नहीं कर पा रहा था और वो फंस गया, उलझ गया। दूसरा, राज्यों जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी काउंसिल्स की तरफ से भी कंप्लेंट आ रही थी कि पहले हम प्रेसिडेंसी में मिला करते थे गवर्नर और काउंसिल के तौर पर, और उसके तहत हम कम से कम एक गवर्नर और 3 मेंबर के तौर पे मिलते थे, 4 लोग मिलकर के प्रेसिडेंसी के बारे में बेहतर निर्णय लेते थे। लेकिन अब हर प्रेसिडेंसी से सिर्फ एक एक पर्सन वहाँ जा रहा है और पूरे देश के स्तर पे कानून वहीं पे बन रहे हैं, तो वो कितना उस प्रेसिडेंसी की
रिक्वायरमेंट्स को, नेसेसिटीज़ को और एस्पिरेशंस को समझता होगा और कितना का एक्सप्रेस करता होगा। इससे डिलीवरी प्रॉपर हो नहीं रही है। तो प्रेसिडेंसीज़ के लेवल पे जो प्रेसिडेंसीज़ एक्सपेक्ट करती हैं, सेंट्रल लेवल पर जब वो यूनिफॉर्म लॉज बन रहे हैं, वो लॉज प्रेसिडेंसी की एस्पिरेशंस को, उनके एम्बिशंस को डिलीवर नहीं कर रहे, सर्व नहीं कर रहे, क्योंकि हम एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ही नहीं है, वेल रिप्रेजेंटेशन हमारा नहीं है। इसको सुधारिए। तो प्रेसिडेंसीज़ की तरफ से भी एक आवाज़ थी। दूसरा, प्रेसिडेंसीज़ में ही भारतीय भी रह रहे हैं, भारतीयों की तरफ से भी ये आवाज़ थी कि सबसे पहली कमी तो ये है कि भैया हम एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। एडिक्वेटली छोड़ रहे हो, वी आर नॉट एट ऑल रिप्रेजेंटेड, हमारी तो कोई जगह ही नहीं है। पहले तो हमारी भी जगह होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटर के लेवल पे सारी शक्तियाँ सेंट्रलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंसीज़ के लेवल पे उस चीज़ को लागू किया जाए ताकि प्रेसिडेंसीज़ बेहतर समझ सकती हैं प्रेसिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारे लोगों के द्वारा भी एक मांग रखी जाती थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ था 1833 के समय से ही चलता आ रहा था, वो ये था कि प्रेसिडेंसीज तो बनी है, ये तय है, पर कई क्षेत्र जीत लिए गए थे। वो क्षेत्र अभी निर्धारित ही नहीं थे कि वो प्रेसिडेंसीज हैं या क्या है। तो उनको टैग दे दिया गया था कि वो नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस हैं। मतलब अभी वो रेगुलेशन कानूनों के, जो संसद के बनाए कानून हैं ब्रिटेन के, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के आगे तक, वो रेगुलेशन के ढांचे के अंदर नहीं आती, वो नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंसेस हैं। इस मामले में गवर्नर जनरल का स्वयं विवेक, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो जो भी रूल बनाएगा वो उस नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस के लिए कानून का ही काम करेगा। तो ऐसे में वो नॉन रेगुलेटेड प्रोविंसेस एरिया में जो लोग रह रहे थे, उनका कहना ये था कि भाई हमें भी एक मशीनरी दी जाए प्रॉपर लेजिस्लेचर टाइप, कि वही वो प्रॉपर कानून बनाए। इसमें गवर्नर जनरल को आपने इतना पावरफुल कर दिया है कि जो वो सोचता है या जो वो उसका रूल है वही हमारे लिए लॉ का काम करता है। ये ठीक नहीं है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉ को भी ठीक करने की ज़रूरत थी इस समय में, कि उन प्रोविंसेस के विषय में भी अब सोचा जाए, अगर पूरे इंडिया के बारे में सोचने का प्रयास हो रहा है। इस तरह की चीज़ें खड़ी थी और ऐसे में बनाना था 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और अगर आपको यह ग्राउंड्स सारी क्लियर हैं, अब बेहतर वे में आपको इंडियन काउंसिल एक्ट समझ आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अब हम उसे समझते हैं। अब देखिए 1861 के एक्ट के क्लॉजेस को हम अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। सबसे पहले 1861 के एक्ट में मांग ये थी कि जो पिछली कमियां हैं उनको सुधारा जाए, उनको करेक्ट किया जाए। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए जाना गया है कि इसने 1833 के एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंसी से लेजिस्लेटिव पावर ले ली थी, वो लेजिस्लेटिव पावर वापस से रीस्टोर कर दी। तो इस एक्ट का पहला प्रावधान यही मान के चलिए लेजिस्लेचर के क्षेत्र में, कि इसने जो शक्तियां ले ली थी प्रेसिडेंसी से, वो शक्तियां उनमें पुनर्स्थापित कर दी, फिर से वापस रीस्टोर कर दी। लेकिन अब इसको क्रिटिक के तौर पे भी मैं साथ ही लेके चलता हूँ। क्या था, लेजिस्लेचर जो प्रेसिडेंसीज की हैं, वो लेजिस्लेचर्स अगर कोई भी कानून बनाती हैं, वो सब्जेक्ट टू द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल है। मतलब अगर अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने कोई कानून बनाया है उसकी लेजिस्लेचर ने, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की काउंसिल के गवर्नर से तो उसे असेंट लेना ही लेना है। उसे गवर्नर जनरल जो इंडिया का है उससे भी असेंट लेना है। ठीक है। तो द प्रोविजंस सब्जेक्टेड टू द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, ये इसलिए रखा गया प्रोविज़न कि कभी भी जो प्रेसिडेंसीज हैं वो बाहर ना हो एक यूनिफॉर्म लॉ मेकिंग अपरेटस से, और एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। जैसे आज के समय में भी आप देखें, विधानसभाओं के पास किए हुए कुछ कानून को उन राज्यों का गवर्नर रिजर्व रख सकता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। मैंने आपको वो समझाया भी था। आज कुछ कानूनों की बात है, तब सारे कानून रिजर्व रखे जाते थे गवर्नर जनरल के असेंट के लिए। समझ आ गई ये बात? तो मतलब आज़ादी है लेकिन पूरी नहीं है प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेचर्स के पास। दूसरी बात, कुछ मामले ऐसे हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए करेंसी का मामला है, पहली बात। दूसरी बात, टेलीग्राफ की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, नेवी की बात कर लें, मिलिट्री की बात कर लें। इन सारे मामलों की अगर हम बात करें तो इन पर अगर आपको कुछ कानून बनाना है प्रेसिडेंसीज़ को, तो उसके लिए प्रायर कंसेंट लेना पड़ता था गवर्नर जनरल का, पूर्ण अनुमति लेनी पड़ती थी, फिर ही कानून बन सकता था। असेंट नहीं, कंसेंट। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल की सेंट्रल लेजिस्लेचर के परव्यू में आते थे एक्सक्लूसिवली, इसलिए उसका प्रायर कंसेंट लेना ज़रूरी है। ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को दी गई शक्तियाँ समझ आ गई आपको? एक चीज़ ये हो गई।
अगला कंसेप्ट यहाँ पर क्या निकल के आता है, जो सेंटर है, सेंटर में जो लेजिस्लेचर है उसकी दिशा में क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल को ये मैंडेट दिया गया, ये शक्ति दी गई कि गवर्नर जनरल ज़रूरत पड़ने पर नई प्रोविंसेस बना सकते हैं और उन नई प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए लेजिस्लेचर्स भी बना सकते हैं और उसके संचालन के लिए वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंसी से प्रोविंसेस हमेशा स्टेटस में लो ही रही थी। इसलिए आप देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर्स हैं, लेकिन अगर आप प्रोविंसेस की बात करें तो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जैसे आज की डेट में बात करें तो राज्यों की बात मैं करूं तो राज्यों में गवर्नर है, पंजाब में गवर्नर है, लेकिन दिल्ली की, पुडुचेरी की, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जैसे किरण बेदी पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, गवर्नर नहीं होते, उनसे एक स्टेटस नीचे। तो प्रेसिडेंसी से प्रोविंसेस का लेवल कम रहा, लेकिन प्रोविंसेस बनाने की आज़ादी मिली और गवर्नर जनरल ने अपने इस मैंडेट का इस्तेमाल करते हुए 1862 में बंगाल प्रोविंस बनाई है। आई बात समझ में? ध्यान से अब एक बात समझिए, जो अब तक बंगाल प्रेसिडेंसी के तौर पर गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो लेजिस्लेटिव है, वो अब हो जाएगी कलकत्ता काउंसिल, यानी कि वो हो जाएगी कलकत्ता की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कलकत्ता की लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल भाषा में कह दीजिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और इंपीरियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, माने कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कलकत्ता से बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग माना गया, मतलब बंगाल प्रोविंस को अलग माना गया। कलकत्ता एक शहर के तौर पर अलग हो गया और पूरा बंगाल तो बहुत बड़ा था, उसमें बिहार आता था, उड़ीसा आता था, यूपी का काफ़ी बड़ा इलाका आता था, तो ये हो गए सारी बंगाल प्रोविंस। तो 1862 में गवर्नर जनरल ने एक बंगाल प्रोविंस बनाई। तो बंगाल प्रोविंस के लिए भी एक बंगाल प्रोविंस लेजिस्लेचर होगी और उसके लिए भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। तो अब कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी जो कभी हुआ करती थी काउंसिल और लेजिस्लेटिव पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, वो हो गई अब कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो अब आपके सामने चीज़ें हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को प्रिसाइड कर रहे हैं गवर्नर जनरल, जिसको अब आप कह सकते हैं कि वो एक तरह की सेंट्रल काउंसिल हो गई है, लेजिस्लेचर के मामले में भी एग्जीक्यूटिव के मामले में भी, या कह लीजिए इंपीरियल काउंसिल हो गई है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मामले में। और फिर उसको जब निकाला है तो बचा है बंगाल एक्सेप्ट कलकत्ता, तो वो हो गया बंगाल प्रोविंस। तो 1862 में बंगाल प्रोविंस बनता है। 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनता है, NWP। 1897 में पंजाब और बर्मा प्रोविंस बनते हैं। तो 1886 में आ गया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, वहाँ के लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1897 में बर्मा प्रोविंस और वहाँ का लेजिस्लेचर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। पंजाब प्रोविंस का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर हो गई जी बात? इस तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये बनाते गए, ये बना लिए इन्होंने। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करो। एक तो ये चीज़ इन्होंने की कि प्रेसिडेंसीज हो गई, प्रेसिडेंसी और प्रोविंस, दो चीज़ें आ गई। दूसरा, मांग ये चल रही थी कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाए भारतीयों को और ओपन किया जाए लेजिस्लेचर को। 1909 के कानून के पहले सरकार में हिस्सा नहीं मिलेगा किसी भी भारतीय को, लेकिन तब तक कानून बनाने की संस्था में जगह मिलने लगेगी। देखिए सरकार एग्जीक्यूटिव है, बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन कानून बनाने वाली बॉडी लेजिस्लेचर है, काउंसिल वही गवर्नर की है। जब वो कानून इम्प्लीमेंट करती है तो सरकार हो जाती है माने एग्जीक्यूटिव, और जब वो कानून बनाती है तो हो जाती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कैपेसिटी में लेजिस्लेचर का एनलार्जमेंट करना क्या काम किया गया। तो एक्ट ये कहता है कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 एडिशनल मेंबर आप काउंसिल में ऐड करिए। मिनिमम 6, मैक्सिमम 12 एडिशनल मेंबर आप काउंसिल में ऐड करिए फॉर द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो मिनिमम 6 से 12 के बीच में अब मेंबर ऐड हो सकते हैं। कितने समय के लिए रहेगा मेंबर? 2 साल के लिए। अगली शर्त कि जो भी मेंबर आप ऐड करेंगे 6 से 12 के बीच में, मान लीजिए आपने 10 मेंबर ऐड किए,
हाफ ऑफ द मेंबर नॉन ऑफिशियल होने चाहिए, मतलब वो सिविल सर्विसेज में या डिफेंस सर्विसेज में किसी भी तरह से अंग्रेजी अफसर ना हो। हाफ ऑफ द मेंबर नॉन ऑफिशियल हो, या तो कोई यूरोपियन मर्चेंट हो जाए, या कोई बैंकर हो जाए, या कोई ट्रेडर हो जाए, या कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हो जाए, रिटायर्ड आर्मी पर्सन हो जाए, ये सारे यूरोपियन बताए मैंने, कोई एंग्लो इंडियन हो जाए या भारतीय भी हो जाए। तो यहाँ पर इस एक्ट का क्रिटिसिज्म यही है कि इस एक्ट ने स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कोई वैधानिक नियम या स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया कि हाफ ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन ही हो। इतना कह दिया कि हाफ ऑफ द मेंबर नॉन ऑफिशियल हो, ब्रिटिश ऑब्लीग नेटिव, ब्रिटिश ऑब्लीग नेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब वो गवर्नर जनरल पे डिपेंड करता है कि वो 10 में से जो हाफ उसने नॉन ऑफिशियल अपॉइंट करने हैं, पाँचों के पाँचों हो सकता है नॉन नेटिव कर दे, आप उसे कुछ कह नहीं सकते। या वो अपनी मर्सी आपको दिखाते हुए या अपना प्रिविलेज दिखाते हुए जो 5 नॉन ऑफिशियल करने हैं उसमें से 3 यूरोपियन या एंग्लो इंडियन कर दे, 2 इंडियन कर दे। तो ऐसे में इस कैटेगरी के ओपन होने के बाद 3 भारतीय सम्मिलित किए गए उन एडिशनल मेंबर के तौर पे लेजिस्लेचर में। एक थे पटियाला के राजा, एक थे बनारस के राजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये 3 मेंबर ऐड होते, 3 मेंबर ऐड हुए, आई बात समझ में। लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहले तो ये तीनों इलेक्शन के थ्रू नहीं गए, गवर्नर जनरल को पूरी आज़ादी दी गई कि वो नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वो नॉमिनेशन के थ्रू इन्हें चुनेंगे, और नॉमिनेशन के थ्रू उन्होंने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल उन्हीं को उठाने में किया जो लोग और समर्थन देंगे अंग्रेजी शासन को भारत में सुदृढ़ होने से। अगली कहानी, ये लोग कहीं से भी मामले में भारत की बुनियादी सोच को, आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ये तो हायर कैटेगरी, हायर क्लास के लोग थे। बनारस के राजा, पटियाला के राजा, सर दिनकर राव, सर पहले ही जुड़ा है उनके साथ, तो ऐसा माना गया कि ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इंडियंस को प्रॉपर वे में सम्मिलित किया ही नहीं गया है। इस वजह से इसका क्रिटिक भी रहता है। बट 3 लोग एंटर किए गए, लेकिन इनके एंटर करने का लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऑलवेज माइनॉरिटी में रखा लेजिस्लेचर के अंदर। कैसे, समझो। अब कुछ नियम समझाने जा रहा हूँ। वो क्या? लॉर्ड कैनिंग ने भारत में एक इनोवेशन की, एक एक्सपेरिमेंट किया जो वर्ल्ड का पॉलिटिकल हिस्ट्री की एवोल्यूशन में सबसे माना हुआ इनोवेशन माना गया है। ये ब्रिटेन में भी नहीं हुआ था इनफैक्ट उस लेवल तक, और इसने पूरे वर्ल्ड को एक इस्टेब्लिश्ड सेटल सिस्टम दिया ऑफ पॉलिटी। वो क्या? 1859 से ही लॉर्ड कैनिंग उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारियां तय करने का काम कर रहे थे कि आपके तहत ये काम आता है, आपके तहत ये काम आता है। ऐसे में 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ये हुआ कि जो 1833 की काउंसिल थी उसमें हमने देखा था कि एक तो गवर्नर जनरल और 4 मेंबर हैं, मानते हो? चौथा लॉ मेंबर था ना। तो 1861 का एक्ट तब तक चलेगा ना जब तक 1892 का नहीं आ जाता। तो 1861 के एक्ट के तहत सबसे पहले क्या किया कि एक मेंबर और ऐड किया, स्ट्रेंथ कर दी 5। क्या मेंबर ऐड किए गए? एक मेंबर होम अफेयर्स को देखेगा, एक मेंबर लॉ देखेगा, एक मेंबर मिलिट्री देखेगा, एक मेंबर पब्लिक वर्क्स देखेगा, सॉरी पब्लिक वर्क दे रहा अभी नहीं, एक मेंबर फाइनेंस देखेगा। कितने महकमे हमने गिने? होम हो गया, लॉ हो गया, मिलिट्री हो गया, फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू। 5 काम होंगे, तो 5 मेंबर चाहिए ना। ऐसे में वो जो 5वां मेंबर अब नया ऐड किया गया है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडिया आया 1860 में। इस पर्सन का नाम है जेम्स विल्सन। इस जेम्स विल्सन के सामने शर्त तो ये थी, बंदा जब ढूंढ जा रहा था मेंबर, उसके सामने शर्त ये थी कि ये लॉ बैकग्राउंड का हो, लेकिन लॉयर ना हो, ज्यूरिस्ट हो, लेकिन इसे काम फाइनेंस का करना था। तो ये एज अ फाइनेंस मेंबर ऐड हुआ है। आप कभी भी अलग अलग नोट्स में गलत 3 बातें अलग अलग लिखी हैं, आप कंफ्यूज ना होना। कुछ कह रहे हैं लॉ मेंबर, तो लॉ मेंबर तो था, कुछ कह रहे हैं एज अ ज्यूरिस्ट, नहीं। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि बैकग्राउंड लॉ का हो, लेकिन कंडीशन है कि लॉयर ना हो, ज्यूरिस्ट हो, लेकिन काम उसको करना है फाइनेंस का।
रेवेन्यू वाला सेगमेंट पहले से ही फाइनेंस का काम करना था, फाइनेंस मेंबर के तौर पे एंटर हुआ और इसने पहली बार 18 फरवरी 1961 में पहला बजट पेश किया है भारत का। तब से लेके अब तक बजट फरवरी महीने में पेश होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेब्रुअरी। ठीक है, फरवरी को कोई कहे कि बोलना ही नहीं आता, फेब्रुअरी, ओके। तो फरवरी से तब से लेके अब तक बजट पेश होता है। जेम्स विल्सन, ये बात आपको याद रखनी है। अब हुआ क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए माना गया है कि उसके तहत एग्जीक्यूटिव ने ये निर्णय लिया कि जो भी सरकार के 5 ये मेंबर हैं, पांचों के पांचों अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। होम डिपार्टमेंट एक का, लॉ डिपार्टमेंट एक का, रेवेन्यू किसी का, मिलिट्री किसी की, फाइनेंस किसी का, और ये अपने अपने डिपार्टमेंट में सुप्रीम हैं। इसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको कहते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्रियल सिस्टम। तो 1861 ने कैबिनेट मिनिस्टर सिस्टम दिया भारत को, पोर्टफोलियो सिस्टम दिया, इससे पहले ये नहीं था। जब आपने विभागों का बंटवारा कर दिया, जैसे आज विभाग बांटे जाते हैं, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कृषि कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इस तरह से 5 मंत्रालय बनाए गए। क्यों बनाए गए? काम को तेज करने के लिए। मतलब पहले रैंडमली 5 ही मुद्दों पे सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होती थी और सारे ही मिलकर के, मान लीजिए कोई काम रेवेन्यू का है तो सारे जिम्मेदार हैं वो काम करने के लिए। ऐसे में जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती थी कि ये किसके, इसके काम के अच्छे से सक्सेसफुल ना होने के जिम्मेवार कौन है। और हर किसी को पता था कि काम हम क्योंकि कोलैबोरेटिव सेंस में कर रहे हैं, तो कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा, क्या अंतर पड़ता है, उसको था कि वो कर ले, उसको था कि वो कर ले, उसको था कि वो कर ले। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई स्पीड नहीं थी काम में, कोई नतीजे नहीं निकलते थे। ऐसे में जिम्मेदारियां तय हो, काम पे एक अकाउंटेबिलिटी आए आपकी, और आपको अपनी अप्रेजल रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने क्या आउटपुट निकाला है। इसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम आया, मंत्रालय सिस्टम आया, डिपार्टमेंट सिस्टम आया, और जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो पर्सन काम कर रहा है वो अपना काम करता रहेगा, एक्सेप्ट जनरल इंटरेस्ट के मुद्दों के अलावा पूरी एग्जीक्यूटिव कभी भी मीट नहीं करेगी। सिर्फ जनरल इंटरेस्ट का कोई मैटर है तो सारे मिलेंगे, अदरवाइज आप अपना अपना काम करो, मीटिंगों में समय बर्बाद मत करो। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब हुआ ये 1874 में इसमें 6ठा मेंबर जुड़ता है और वो है पब्लिक वर्क्स। तो टोटल हो गए 6 मेंबर। इनको ऑर्डिनरी मेंबर बोला गया है किताबों में। क्यों बोला गया है? इनको कहा गया है कि आपके साथ एक और मेंबर बैठा करेगा, और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर, वो है कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। क्योंकि 1857 के बाद ही कमांडर इन चीफ की भी ज़रूरत महसूस हुई। क्यों हुई? अब आप लेजिस्लेचर के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे में लेजिस्लेचर बनेगी तो उसका एक्सपेंशन भी होगा, उसमें कुछ यूरोपियन, कुछ मर्चेंट, कुछ ट्रेडर, कुछ भारतीय भी होंगे, और धीरे धीरे जो एग्जीक्यूटिव है कहीं ना कहीं तो लेजिस्लेचर के परव्यू में आएगी ही। ऐसे में ये जो लेजिस्लेचर्स हैं ये एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं ओवर पावर करके भारत, एग्जीक्यूटिव जिसका हेड है गवर्नर जनरल और राज्यों के गवर्नर, कहीं भारत को अंग्रेजों से पृथक ही ना कर दें, ब्रिटेन से, होम से अलग ही ना कर दें। इसके लिए वहाँ से ब्रिटेन से सीधा ताल्लुकात रखते हुए अब एक ऑफिसर चाहिए जिसके हाथ में हो सेना, कमांडर इन चीफ, क्योंकि बाय फोर्स इंडिया कंट्रोल में ही रखा जाएगा। तो मतलब इंडिया की लेजिस्लेटिव टेंडेंसीज पे एक चेक रहेगा कि कभी भी भारत